be discharged. माननीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अध्यक्ष हिंदी सलाहकार समिति, माननीय सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, सभागार में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, हिंदी सलाहकार समिति की 31वीं बैठक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए यह बैठक बेहद खास इसलिए भी है कि मंत्रालय के परिसर में यह पहली बार आयोजित हो रहा है। आप सभी का पृथ्वी भवन में आगमन हमारे लिए अति हर्ष और गर्व की बात है। मंत्रालय में राजभाषा का प्रयोग को बढ़ाने और हिंदी में काम का वातावरण तैयार करने के आप सभी महान भावों के विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब हम पिछली बैठक की कार्यवृत्ति की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं। उसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा समिति के सामने रखा जाएगा। उससे पहले मंत्री जी से अनुरोध है कि माननीय सदस्यों का आगमन करने का स्वागत करने का You want cloud? Okay. Please. दूसरा सेंटेंस वही पहला वही कर दो। अभी एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। वो मंत्री जी की तरफ से आगमन और स्वागत हो गया। सर अभी आएंगे ये पहली बार ये भी एक सुखद संयोग है कि इस हिंदी बैठक का आयोजक ऐसे लोगों से हो रहा है जिनकी मूलतः मातृभाषा हिंदी नहीं है। तो मुझे लगता है इस बैठक की ये उपलब्धि रहेगी। डॉक्टर रविचंद्रन जी तमिल मूल के हैं, महापात्रा जी उड़िया,
मैडम तेलुगु। यही हमारी कंट्री की विविधता में ब्यूटी यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कृषि विज्ञान मंत्रालय ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग को लेकर बहुत जागरूक 14 सितंबर 2021 को मंत्रालय के तत्कालीन सचिव डॉक्टर शेखर चिंतामणि मांगे ने माननीय राज्य गृह मंत्री श्री अजय मिश्र के कर कमलों से यह पुरस्कार प्राप्त किया। मंत्रालय के इतिहास में ये पहला सुनहरा अवसर था। मानव और भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक 7 सूत्री चार्टर लागू किया जा रहा है। पहल के प्रेरणास्रोत भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति का आयोजन करने का आग्रह किया था। 7 सूत्री चार्टर में भारत भारती महोत्सव 2022 के कर्टन लेजर का आयोजन किया। राजभाषा विभाग माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्र इस सम्मेलन में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों से 5 अधिकारियों को राजभाषा हिंदी का प्राप्त किया। इसी सम्मेलन में राजभाषा विभाग में स्मृति करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया। इसमें 2 श्रेणियां रखी गई थी। पहली श्रेणी में श्री मनोज आबूसरिया को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। अनुवादक श्रेणी में 50 कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जो अपना 90% कार्य हिंदी में करते हैं। मंत्रालय के एक स्वायत्त शासी संस्थान राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा में कार्यरत डॉक्टर रवि मिश्रा वैज्ञानिकी एवं नोडल राजभाषा अधिकारी को हिंदी के क्रियान्वयन की दिशा में निरंतर अग्रसर है। पिछले 1 वर्ष के दौरान संसद हमारे सचिव डॉक्टर रामचंद्रन रविचंद्रन नहीं, मगर इसका तो अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आपने अनुवाद कर दिया हिंदी में, और कुछ नहीं। ये सब इतना टेक्निकली होता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की जॉइंट हिंदी एडवाइजरी कमेटी की 31st मीटिंग में माननीय मंत्री महोदय तथा समिति के माननीय सदस्यों, अन्य सीनियर ऑफिसर्स का कार्तिक स्वागत है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बहुत पहले से है वैज्ञानिक विषय में हिंदी में प्रचार प्रसार करता आ रहा है। इसके अलावा मंत्रालय में भारत सरकार की राजभाषा नीतियों तथा नियमों का अनुपालन बहुत की दृढ़ता से किया जाता है। नहीं करना है, वो तो करना होगा तो चीज़ सही करेंगे। मैं समिति को ठहर जाइए, बाद में आश्वासन देता हूं कि आज की इस बैठक में माननीय समिति द्वारा जो भी निर्णय लिए जाइए उनका अनुपालन भी पूरी निष्ठा और मैं माननीय मंत्री जी और सदस्यों के सभी सदस्यों तथा यहाँ उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर को प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पहला बार ये भी बोल दीजिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग इन हिंदी।
श्री अखिलेश गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, BST द्वारा संबोधित। मेरे लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ। माननीय मंत्री महोदय, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी माननीय सदस्यगण तथा समिति के माननीय सदस्यगण, माननीय सचिव कृषि विज्ञान मंत्रालय, यहाँ उपस्थित दोनों मंत्रालयों के अधिकारीगण, आज सभी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कृषि विज्ञान मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की 31वीं बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत है। राज्यसभा हिंदी के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए हिंदी सलाहकार समिति की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे समय समय पर इनकी बैठकों में दिए गए सुझावों के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों को मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। हमारी आज की बैठक भी इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोजित की जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्यसभा अधिनियम 1963 तथा राज्यसभा नियम 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यसभा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का भी नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की जाती है तथा तदनुसार पाई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। विभाग के विभिन्न प्रभावों से वैज्ञानिकों को राजभाषा से संबंधित कामकाज का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ तथा कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते रहें। विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में भी राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है। विभाग द्वारा समय समय पर सभी अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं और संगठनों द्वारा हिंदी में किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके प्रयोग में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के समाधान की दिशा में आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ ये बताना अत्यंत समीचीन होगा कि विभाग को हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्यों के लिए समिति के माननीय सदस्यों से समय समय पर प्रेरणा मिलती रही है और हम जानते हैं कि समिति के माननीय सदस्यों का हिंदी में गहरा अनुभव है, जिसका हमको लाभ होता रहा है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी माननीय सदस्यों से उनके बहुमूल्य सुझाव मिलते रहेंगे ताकि मंत्रालय अपनी सीमाओं के बावजूद अपनी विभाग में हिंदी को निरंतर बढ़ावा देते रहेगा। निश्चय ही आज की बैठक में उपस्थित आज सभी विद्वानों से राज्यसभा हिंदी की प्रगति पे की जाने वाली चर्चा और विचार विमर्श काफ़ी सार्थक रहेगा तथा आपकी ओर से राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए जाएंगे उनसे हमें हिंदी के प्रचार प्रसार में मार्गदर्शन तथा प्रेरक सहयोग मिलेगा। एक बार पुनः मैं अपने मंत्रालय की ओर से और अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। नहीं, हम माननीय जो हमारे विशेषज्ञ हैं सदस्य, उन्हीं के विचार सुनेंगे। हाँ, फिर अगर कुछ हमारे पास कहने को होगा तो कहेंगे। हाँ, इसको आयोजित 30वीं बैठक की कार्यसूची की पुष्टि करने की वो तो सभी है। अगर किसी सदस्य कोई किसी का कमेंट है तो उसको आगे शुरू कर लीजिए। बाकी पिछली तो मीटिंग आप सब लोग उसकी तो थी। 30वीं बैठक के लिए में लिए गए निर्णयों पर सदस्य मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों द्वारा की गई अनुवृत्ति कार्रवाई की रिपोर्ट संख्या 9 से 20 राज्य पर रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 28 से 36 तक है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति पृष्ठ संख्या 37 से 43 तक है। अब हम समिति के माननीय सदस्यों से प्राप्त कुछ सुझावों पर चर्चा करना चाहेंगे। पहला मुद्दा ये है कि मंत्रालय तथा उसके लिए नियंत्रण वाले सभी कार्यालयों, संस्थानों की वेबसाइट को
द्विभाषी बनाना और अंग्रेजी हिंदी संस्करणों को एक ही समय पर अपडेट करना। किसी का अगर नहीं ये हमारे इस हिंदी सलाहकार समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, सम्मानित मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, ये हिंदी सलाहकार समिति की आपने बैठक आयोजित की। मैं मंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। ये देश का प्रोग्राम है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है और हम सब लोग उससे बधे हुए भी हैं। माननीय 10 राजभाषा समिति ने अभी तक 10 प्रखंडों की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को दी है। अभी लेटेस्ट की देनी थी, मैं भी क्योंकि हिंदी समिति का सदस्य हूँ। पार्लियामेंट्री कमेटी में 3 उप समितियाँ, सेकेंड जैसा आपने कहा कि आपका विभाग द्वितीय उप समिति के अंदर है, मंत्रालय और विभाग, तो उससे बहुत से आपके विभिन्न कार्यालयों में जाने का मुझे भी अनुभव मिला। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय कार्य है और किसी भी देश के लिए अचंभा होता है कि 60 में हमने ये फैसला किया कि देश की हिंदी एक दिन केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज हो। उसके लिए पिछले 25-30 सालों से पार्लियामेंट की विभिन्न समितियां, पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी, हिंदी में कितना कामकाज चल रहा है। और इसमें जो मंत्रालय या जो विभाग है, उनका जो मूल कार्य है उसके संदर्भ में हम कोई ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। वो आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर रहे हैं, आपका विज्ञान, क्योंकि ये मंत्रालय तो विज्ञान से संबंधित है। लेकिन कुछ मामलों में जो राष्ट्रपति जी ने देश से अनुशंसा की कि जो प्रशासनिक कार्य है, आप लोग जो पत्र देते हैं उन पत्रों में की भाषा हिंदी में हो, जो आप लोग अपनी फाइलों में टिप्पणियाँ लिखते हैं वो हिंदी में हो। और जैसा अभी मंत्री जी ने कहा भी, ये भी एक बड़ी ब्यूटी है कि आज हम हिंदी सलाहकार समिति की बैठक कर रहे हैं और उन मंत्रालयों को कर रहे हैं जिनके तमाम अधिकारी, अधिकांश अधिकारी नॉन हिंदी भाषा से हो। ये भारत की ब्यूटी, विविधता में एकता इसी कहते हैं। तो हमने देश को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र, ग क्षेत्र, और उसके लिए एक लक्ष्य रखें कि क क्षेत्र में हमको हिंदी में कितना प्रयोग करना है, ख क्षेत्र में कितना करना है, ग क्षेत्र में कितना। आपने ये जो विभिन्न एक हमको दिया है वाउचर, इसी के आधार पर मैं आप सब से भी थोड़ा सा अनुरोध जरूर करना चाहूँ। मंत्रालय एपेक्स बॉडी, रविचंद्र जी, और कहा भी जाता है परिवार का मुखिया जैसा अनुशासन करेगा, तमाम माता अधिकारी उसको उन्हीं से ही अनुसरण करेंगे। सिर्फ 4-5 बातें हैं, जैसे मैंने कहा कि हम पत्र लिख रहे हैं, पत्र प्राप्त कर रहे हैं। क क्षेत्र और ख क्षेत्र, उसके लिए एक लक्ष्य गृह मंत्रालय की राजभाषा की समिति के द्वारा हर प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और ये राष्ट्रपति की इच्छा है और ये पार्लियामेंट्री कमेटी के अनुशंसा पर उन्हें ये नियम बनाए, जिसको हम कि क क्षेत्र से कोई भी पत्र ख क्षेत्र को जाएगा, क क्षेत्र को जाएगा, ग क्षेत्र को 3 उन्होंने बिंदु। क से क को सारे पत्र हिंदी में जाएंगे 100%, क से ख को जाएंगे वो भी 100%, आपके 100%, 100%, और जो ग क्षेत्र को जाएंगे वो 55% ऐसी 55% नहीं रहे, 65 हो गया। उस क्षेत्र में अगर हम पहले, आपने जो पेज 21 में मेरे पास आया है, मंत्रालय का आंकड़ा है कि मंत्रालय ने कुल जो मूल पत्राचार है जो आपके ऑफिस से उत्पन्न हुआ है, जनरेट हुआ, 1749 पत्र कुल आपने जारी किए हैं और उसमें हिंदी इसके है 1544। ये क से क क्षेत्र में गए। मंत्रालय ने अपने जो विभिन्न विभागों को लिखे होंगे वो जो क क्षेत्र में, क क्षेत्र मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों का वो है। अगर इस प्रतिशत को आपने देखा होगा परसेंटेज में, हम लक्ष्य के पास नहीं।
तो ये चीज़ों को हमको देखना है, क्योंकि मंत्रालय से अगर पत्र अंग्रेजी में जा रहा है तो आप उससे अपेक्षा नहीं करेंगे जो आपके पत्रों का उत्तर दे रहा है कि वो हिंदी में दे देगा, क्योंकि बॉस का पत्र आया है, बॉस उस भाषा को समझते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको आपको देखना होगा कि जैसे ये मंत्रालय का अगर मैं परसेंटेज आपको देखूँ 37 पेज में है। कौ क्षेत्र में जो आपने हिंदी में लिखे हैं 1338, अंग्रेजी में 176, ये 88.38 लक्ष्य है 100%। ये आपका 31 दिसंबर 2021 की तिमाही का ब्यौरा है और 22 की मार्च तक का ब्यौरा है, वो भी 88%। उतना ही रहा है, लगभग पॉइंट कुछ में घट गया। तो इसको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। खौ क्षेत्र को जो पत्र के वहाँ भी आपके लिए 100% है, यहाँ पर 73% है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि गौ क्षेत्र के लिए जहाँ हम 65% आपसे आशा कर रहे थे, वहाँ पर आपने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। उसके लिए तो आपको बधाई, आप वहाँ पहुँच गए 21 में 78.63 और 2022 मार्च में 31 मार्च से जो पत्र आप 81 में। तो मैं समझता हूँ कि हम गौ क्षेत्र में हम जहाँ हम 65% मार्क्स था वहाँ पर हम आगे बढ़ गए हैं। और क और ख क्षेत्र में तो एक तो मैं आपके अब अपने मंत्रालय को कहेंगे क और ख क्षेत्र जो भी पत्र लिखें, और ये सामान्य पत्र होते हैं, तो एक इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसी तरह से जो पत्र भेजे गए, पत्राचार्यों में फाइलों में टिप्पणियाँ हैं, उसमें भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। फाइलों में हिंदी की ये 38 पेज पर है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का फाइलों में टिप्पणी है हिंदी में 1981, तो इसका परसेंटेज 69%, और दूसरा 70 है दूसरे वर्ष में 22 में। इसको भी आपको टिप्पणियाँ आपसे वो है कि 100% होनी। टिप्पणियाँ छोटी छोटी होती हैं, किसी की एप्लीकेशन आई, किसी मंत्रालय को की फाइल पर आपने नोट लिखा, इसको। उसी तरह अगर आप आगे जाएंगे तो ये विविध, ये तो मैंने एक नमूना आपको दिया, तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। और मंत्रालय इस संदर्भ में अगर पत्राचारों को आगे बढ़ा देगा तो कोई ऐसा विभाग नहीं का, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, वहाँ पर भी कुल पत्राचार 23 पेज में हम देखें 5874 है और 4289 पत्र आपने हिंदी में लिखे हैं, बाकी इसका मतलब अंग्रेजी में, तो बाकी को भी लिखा जा सकता था। और ये जो लक्ष्य है, क्योंकि हमारे हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में आए हैं और इसमें आपके तमाम मंत्रालय जो आपके अधीन विभाग हैं, अगर आप इस तरह से जारी कर देंगे भाई क और ख क्षेत्र पर कम से कम पत्रों में, पत्राचार में, टिप्पणी में हम इस बात को ध्यान रखें कि उसमें हिंदी का उपयोग हो। और ये तो बड़ी बात है, इतने वर्षों हो गए हम लोग मीटिंगों में आ रहे हैं और इस पत्राचार को क्या कहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें आपके कोई विदेशी मंत्रालय से या अन्य जगह से कोई ऐसे पत्र नहीं है जो आपका डिपार्टमेंट का मेन वर्क हो सकता है, प्रोजेक्ट वर्क हो सकते हैं, थीसिस वर्क हो सकते हैं, साइंटिफिक वर्क हो सकते हैं, उसमें हम जा ही नहीं रहे हैं। ये बहुत सामान्य चीज़ है। मैंने सभी में देखा कि उसमें हम लक्ष्य के थोड़ा सा कम है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है, उस विभाग में भी हम अपने लक्ष्य में 64.81 है, बहुत कम है, 100% होना चाहिए था। 22 में 62 है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान है, उसमें जो भेजे गए पत्र में इसमें थोड़ा सा इच्छी स्थिति है, यहाँ हम 82 तक गए हैं। एक में अगले साल में थोड़ा सा और पीछे आगे 79 में आ गए। तो ये छोटी सी चीज़ है। और अधिकांश आप लोग बहुत से, क्योंकि आप लोगों से विभागीय अधिकारी से हमको पार्लियामेंट्री कमेटियों की, हिंदी समितियों के दौरे में मौका भी मिला। सरकार बड़ा पैसा भी खर्च करती है। आप
लोगों का, माननीय सदस्यों का अच्छी तरह से स्वागत समारोह भी करते हैं, लेकिन सब में हम इस बेसिक ड्यूटी में अगर पूरे ना हों तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और दुनिया में कहा भी गया है कि साइंस के, विज्ञान की कोई भाषा नहीं। आज कोरिया को देख लें, आज जापान को देखें, आज चाइना बड़ी शक्ति के रूप में देख रहे हैं, और हिंदी और हमारा देश का लक्ष्य भी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कभी कभी कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। एक मीटिंग में मैं था जो गृह मंत्री ने कहा भी नहीं था, उसको क्या कहते हैं, प्रेस में मिस इंटरप्रेट करके लगा कि हम हिंदी थोपी जैसा रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। लेकिन हम अधिकारीगण भी मंत्रालय के आप सब लक्ष्य पे एक दिन होना चाहिए कि विज्ञान की भाषा इस देश की अपनी भाषा है। मुझे कभी कभी तो लगता है ये तो माननीय मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है, सिर्फ हिंदी ही क्यों इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूरोप की तरह हम अपनी हर भाषा को, तमिल को भी, उड़िया को भी अपने सरकारी काम काजों में ला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हम इंग्लैंड और अमेरिका से तुलना, लेकिन यूरोप, हम तो यूरोप की तरह है, विभिन्न डाइवर्सिटी है, विभिन्न लैंग्वेज है, लेकिन वो लक्ष्य तो तक बहुत बात का हो गया, हम अपनी एक ही भाषा को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी का इसमें दखल भी चाहूँगा, आप भी रखेंगे। और ये सलाहकार समिति की बैठक इसीलिए की जाती है कि जो देश के अंदर हिंदी के लिए हमारे लोग कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदी के प्रोत्साहन के लिए करें। मैं मंत्री जी को क्योंकि कहना, बहुत से मंत्रालयों में अभी तक हिंदी सलाहकार समिति की बैठक है, कहीं कहीं तो हुई भी नहीं है, और ये आपकी सेकंड बैठक हुई है। पहली बैठक हुई थी, मैं उस उपस्थित नहीं हो पाया, हो सकता है मैं किसी दूसरी अन्य मीटिंग में हूँ। आपने ये दूसरी मीटिंग कर दी है, साल में 2 मीटिंगें करना अनिवार्य है, आपने की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंत्रालय को भी बधाई देता हूँ। और हमारे जो साथी लोग हैं हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं नहीं मालूम इसमें, क्योंकि इसमें देश के विविध अंचलों से होंगे, कोई कौज क्षेत्र से होगा, कोई फौज क्षेत्र से होगा, और कोई गौज क्षेत्र से होगा। और जो गौज क्षेत्र से हिंदी के लिए काम करने आ रहे हैं, उनको हम क्या दे पाते हैं? यही मान सम्मान तो दे पाएंगे उनके लोगों को। कोई तमिल परिवार के लोगों का आज दिल्ली में हिंदी के सलाहकार समिति की बैठक में हमारी परिवार के, हमारे पिताजी को बुलाया गया, हमारे ब्रदर को बुलाया, उनको भी लगा कि हिंदी को काम करने भारत सरकार को प्रोत्साहित कर रही है, उनको सम्मानित कर रही है। जो भी हिंदी के लिए मेरे सलाहकार समिति के सदस्य हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। धन्यवाद। बैठक कक्ष में उपस्थित मंत्रालय के सम्मानित मंत्री, हिंदी में विशेष रुचि रखने वाले आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मंत्रालय के सभी सचिवगण, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण और विशेषकर सम्मानित कर्मचारीगण, आज हिंदी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक है। प्रथम बैठक में जो सुझाव हमारी ओर से दिए गए थे, मंत्रालय ने तत्परता दिखाते हुए उन सुझावों को माना है। मंत्री जी ने विशेषकर निर्णय लिया और उन सभी सुझावों को मानकर उनको लागू भी कर दिया। इसके लिए हम मंत्री जी के धन्यवादी हैं। मंत्रालय की ओर से समय समय पर पखवाड़े, समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग और अन्य कार्यक्रमों के तहत हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास किया जाता है, जो प्रशंसनीय है। मेरा मानना है कि इस यह मंत्रालय विज्ञान से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, जहाँ पर बहुत से वैज्ञानिक कार्य करते हैं। तो सरकार की ओर से, मंत्रालय की ओर से, मंत्री जी की ओर से कोई ऐसी योजना निकाली जाए कि जो वैज्ञानिक प्रादेशिक भाषाओं से जुड़े हुए हैं, जो हिंदी से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए पुरस्कार की धनराशि की कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा प्रशिक्षण, कोई ऐसा वर्ग हो कि वह हिंदी में रुचि लें, हिंदी को सीखें और कार्य करें और पत्र लिखें, और उसके बाद मंत्री जी की ओर से उनको एक प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाए, जिससे उनकी रुचि हिंदी की ओर बढ़ेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बैठक में हमने कहा था कि
मंत्रालय की द्विभाषी वेबसाइट बनाई जाए। उस पर कार्य आरंभ हो गया है, लेकिन उस कार्य को तीव्र गति देने के लिए हमें धनराशि की भी आवश्यकता पड़ेगी और कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मंत्रालय के अंदर वह काम हो रहा है तो उसमें तेज़ी नहीं होगी। अगर बाहर से भी सहायता ली जाए तो जल्द से जल्द वह वेबसाइट तैयार हो, क्योंकि वेबसाइट मंत्रालय का दर्पण है, दिखती है। जब हम खोजते हैं तो वैसा होना चाहिए, तभी काम होगा। पत्र आसानी से निकलेगा। इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। इस पर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो पखवाड़े मनाए जाते हैं उसमें जो अधिकारी, कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी सहभागिता करते हैं, उनके लिए पुरस्कार के रूप में धनराशि रखी होती है। ऐसा हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। जब हम काम, अर्थ और मोक्ष की बात करते हैं तो महंगाई का समय है, उसकी धनराशि को थोड़ा बढ़ाया जाए, जिसमें और रुचि बढ़ेगी सभी की हिंदी में कार्य करने के लिए। तीसरी बात मैं ये रखना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण वर्ग अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए 3 माह के बाद रखे जाएं। वह प्रशिक्षण वर्ग वो लंबे चौड़े ना हो, चाहे आधे घंटे का, घंटे का हो, क्योंकि सभी मंत्रालयों के कर्मचारी, अधिकारी कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब एक बंधन में बंधते हम, आदेश आता है मंत्री जी की ओर से कि ऐसा सभी को अनिवार्य है कि आधे घंटे का वर्ग है, आना है, पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, दूसरे दिन कुछ लिख के देना है, तो रुचि भी होगी और कार्य भी होगा। इसके लिए इसके ऊपर भी काम हो। और दूसरी एक मेरे मन में आया है, हम गांव में भी घूमते रहते हैं, संगठन का कार्य करते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि छोटे बालक घर में कुछ ऐसा कार्य कर रहे होता है कि जो विज्ञान से जुड़ा होता है, और कुछ बालकों के लिए कुछ ऐसी हिंदी में या मातृभाषा में पुस्तक निकाली जाए जिससे वो विज्ञान के आविष्कार को सीख सकें, जिससे हिंदी का भी प्रचार प्रसार होगा और ये भी कार्य होगा। और जैसे पिछली दफ़ा हमने कहा था कि प्रदेशों के अंदर बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा में विज्ञान के ऊपर बहुत से शोध लेख लिखे हैं, उनका अनुवाद जल्दी से जल्दी हो और वह अनुवाद करके जहाँ पे एक कार्यक्रम हो, उनका सम्मान हो, और इससे भी उनकी रुचि हिंदी में बढ़ेगी और हम सभी लोगों की। अंत में मैं यही कहूँगा कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के संविधानकर्ताओं ने हिंदी को भाषा माना और लिपि देवनागरिक हुई। तो उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम मन से, तन से और मस्तिष्क से हिंदी का कार्य करें। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि हम प्रयास करेंगे, रुचि लेंगे, मन से, दबाव नहीं होना चाहिए। तो उनकी पंक्तियां हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंततः मैं मंत्री जी का द्वारा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बैठकों में तीव्रता दिखाई। हम 3-4 बार बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो, उसके भी कार्यक्रम की तैयारियों में आए और हिंदी का अच्छा कार्य हो रहा है। इनकी रुचि लेने से, इनको ये अच्छी हिंदी जानते हैं, तभी ऐसा ये आगे बढ़ रहा है। तो सभी तन मन धन से इस बैठक में बैठ के खुद भी संकल्प लें, आपके नीचे जितने भी अधिकारी या विभाग हैं उनसे भी संकल्प दिलाएं कि हिंदी में कार्य करना है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, देश को जोड़ती है, संस्कृत से निकली, देववाणी से निकली हिंदी को छोटी भाषा नहीं है। इसे अपनाएं, इसमें लिखें और जो संवैधानिक प्रक्रिया की भाषा है, शासन प्रशासन की भाषा है, उसके साथ ईमानदारी से न्याय करें। लिखना ही है, कार्य ही करना है, इतना व्यक्ति सीख लेता है। धन्यवाद जी। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत। यहाँ उपस्थित भारत की राजनीतिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक, साहित्यिक संपदा संपन्न सभी साथियों को सादर नमस्कार। अभी देश का स्वर्ण काल चल रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी जिस क्रमणता से, जागरूकता से मेक इन इंडिया विज्ञान की प्रगति द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वो सचमुच काबिले तारीफ है। भारतीय संस्कृति, भारतीयता और राजभाषा के विज्ञान में भी अब
भाषा के विकास में भी आप पूरी प्रतिबद्धता से संलग्न हैं। हम उसकी अनुशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और वर्धापना करते हैं। माननीय मंत्री जी, हिंदी भाषा के प्रति आपका समर्पण अन्य लोगों से आपको अलग बनाता है। यह और मंत्रियों के लिए भी अनुकरणीय और प्रेरक है, किंतु कुछ बिंदुओं पर मैं चाहती हूँ कि उनके परिष्कार की अपेक्षा है। जैसा अभी इस एजेंडा का नंबर 8 पे इंदिरा जी ने कहा, वेबसाइट की बात, तो हमारी इंग्लिश की वेबसाइट तो अपडेट रहती है, लेकिन हिंदी की जो अपडेट होना है अभी तुरंत हो सकता है मैन पावर की कमी, तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अगर आपको प्रोफेशनल्स की नई टीम हायर करनी हो तो कृपया आप अवश्य हायर करें, लेकिन वेबसाइट हमारी हिंदी में भी अपडेट हो। और सी रीजन जिसे अभी माननीय प्रदीप जी ने कहा कि गैर उसमें आता है, गैर साइट वाली 3 भाषाओं में, हिंदी अंग्रेजी के साथ हिंदी और वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपडेट हो सके, ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करवाने का आप प्रयास करें, ऐसा हमारा निवेदन है। वेबसाइट के लिए प्रोफेशनल्स की नियुक्ति करनी है तो आप व्यवसायिक रूप से जिम्मेदारी दें और ये काम करवाएं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि मंत्रालयों में कार्यरत सारे कार्मिक है वो हिंदी में काम करें, इसलिए 2023 तक सारे लोग उसमें हिंदी में पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाएं। तो माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि उस प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था आप करवाएं ताकि सब लोग लाभान्वित हो सके। बहुत बड़ा मंत्रालय आपका है, और जब वो व्यवस्था उनको मिल जाए तो उनके प्रोत्साहन के लिए भी हिंदी पखवाड़े में सम्मान की व्यवस्था मैंने इसमें देखा है। पेज नंबर 8 पे 28 पे 28 नंबर पे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हिंदी पखवाड़े में 2021 का विवरण है। तो पुरस्कार सम्मान तो यहाँ हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा राशि में मुझे थोड़ा सा संकोच लग रहा है। अगर हम उसे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो प्रथम पुरस्कार की राशि कम से कम 11,000 हो, उसके पीछे फॉलोड बाय जैसे भी हो सकता है आप देखिए। एक मेरा और विशेष निवेदन था, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक देश के वैज्ञानिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, तो वैज्ञानिकों के लिए जो सम्मान पुरस्कार है वो वैज्ञानिक कैटेगरी में अलग से ही हो, और उसमें सिर्फ वैज्ञानिक ही हो, और उनकी सम्मान राशि है वो उनकी अपनी जो बौद्धिक क्षमता है, उनके कद काठी है, उनकी श्रेष्ठता के अनुरूप वैज्ञानिकों की पुरस्कार राशि है। अभी हमने ये 5 मिनट का यहाँ पे देखा था इस मंत्रालय का क्लिप, तो उसमें हमने देखा, उसके लिए भी मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छी क्लिप आपने बनाई कार्यालय को, आपके कार्यों को दिखाते हुए। आपको अनेक पुरस्कार सम्मान भी मिले, उसके लिए बधाई, पर काम अभी बाकी है। जो माननीय मंत्री जी आपके सानिध्य में 21 फरवरी 2022 को माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति के मुख्य अतिथित्व काल में जो कार्यक्रम भारतीय भाषा महोत्सव का शुभारंभ हो गया था, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसका भव्य आयोजन किया जाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। इस मंत्रालय की इंदिरा जी, अबुल जी वगैरह सब लोग हैं। 6 जून से आज 6 जून हो गया है, जुलाई अगस्त हमारे पास बहुत कम समय है, तो आपसे निवेदन है कि आप इसके समुचित आदेश जल्दी से जल्दी जारी करें। आप चाहें तो प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, तो इस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। एक संक्षेप में एक मैं और अभी बात करना चाहूँगी माननीय महोदय कि विज्ञान की पुस्तकों के हिंदी लेखन में, पुस्तकों के लेखन को हिंदी में बढ़ावा देने के लिए विज्ञान संबंधित विषयों पर हिंदी अनुवाद की संभावना टटोलने के लिए सुश्री अंजू भल्ला जी, कामाख्या नारायण जी और सुबीत बनर्जी के साथ उप समिति में हमारी कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई है। उत्कृष्ट मौलिक चिंतन और प्रसार के लिए कुछ विषयों पे हमने चिंतन भी किया है। तो एक बात उभर के सामने आई है कि लेखक, प्रकाशक और पाठक तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन लेखकों की कमी है। अतः हिंदी में विज्ञान को बढ़ावा, विज्ञान लेखकों को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए उचित मानदेय, प्रशासकों, प्रकाशकों को प्रोत्साहन भी मिले। कुछ अंतर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की प्रतियोगिताएं भी विज्ञान विषयक लेखों की हो, ताकि उन लेखकों का संकलन करके हम प्रकाशित भी कर सकें। विश्व पुस्तक मेलों में विज्ञान लेखन पर व्याख्यान मालाएँ हो, परिचर्चाएँ हो, इसमें युवा पीढ़ी की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, यही सब बातें मैं कहना चाहूँगी। अभी एक कार्यक्रम 22 अप्रैल को भी हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान दिवस, पृथ्वी दिवस पर। उसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा
कि युवाओं को विज्ञान में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करने का प्रोग्राम हुआ था और कम से कम 20 से 15,000 विद्यार्थी उसमें जुड़े थे। तो माननीय मंत्री जी, ऐसे कार्यक्रम यथा समय पर और आयोजित किया जाए, इस तरह की मेरी आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यान से सुना, और धन्यवाद। जय हिंद। तो वहाँ पर दबा लीजिए, दबा लीजिए, बैठ जाइए, बैठ के माइक करें। मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ। ओके। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, बंगला प्रांत से, क्योंकि ये प्रांत की बात कही जाती है ना, क तो ये बताने के लिए कि कोई प्रांत नहीं होता। हम तो डॉक्टर साहब से पिछली बार भी हम कहते थे हम राजभाषा नहीं कहते, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से जुड़ा हूँ, हम राष्ट्रभाषा हम कहते हैं इसे। 1963 में राजभाषा नीति बनी तो 59-60 हो गए, और 1937 में हमने राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस मनाने का संकल्प तब से चल रहा है। अब तो 10 जनवरी को अब विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन भी हम मना चुके हैं, अब तो 10-12 विदेशों में भी हो चुका। हिंदी का बहुत बड़ा साम्राज्य है, हिंदी में कोई कमी नहीं है हमारे। तो अब जो है, अब इतनी इच्छाएं होती है, मैं कैसे उजागर करूं अपनी बातों को। तो जैसे राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, जनभाषा है, लोक भाषा, सब हिंदी में समाया हुआ है। अब कोई अगर कहे मैं हिंदी प्रांत हूँ या मैं तो बंगाली हूँ, मेरी तो मातृभाषा बांग्ला है, तो ये प्रकट करने की भाषा है। मन को दो प्रांत की अगर लोग आ जाएं, कोई केरल से आया है, कोई बंगाल से आया है, उन दोनों के बीच की भाषा क्या होगी? एक तो भाषा होगी, तो वो अगर हिंदी हो, उसमें उर्दू हो, हिंदुस्तानी भाषा हो, मैं हिंदी हिंदुस्तानी भाषा, इसमें कोई बात नहीं। हमें 59 साल राष्ट्रभाषा वो हम जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो वो दिया था 1963 में हुआ था, 59 साल हो गए। अब तो हीरक जयंती मनाना चाहिए, 60 साल से हीरक जयंती मनाते हैं, क्यों ना हम अमृत महोत्सव के साथ हीरक जयंती मनाएं कि हम जो है हम राष्ट्रभाषा हम जो नीति बनाए हैं वो एक साथ करें। तो माननीय मंत्री जी से ये आग्रह करूँगा, ये मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जो सीधे हमारे विद्यालयों के साथ जुड़ा है। हमारे तमाम मंत्रालय भारत सरकार में, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे रेल मंत्रालय हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री है, चाहे सिविल एविएशन हो, किसी में इस प्रकार भाषा की बात नहीं है। जैसे हम विज्ञान पढ़ेंगे तो हम अगर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हिंदी का थोड़ा सा आग्रह करें और हमें कहने की जरूरत नहीं होगी। जैसे डॉक्टर तो हिंदी में बोलने की अपेक्षा की जाती है, आपने बताया, मैं पहली बात बता रहा हूँ, तो हमें जरूरत नहीं होगी, वो स्वतः बोलने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी जो है उनके पाठ्य पुस्तकों में ये कह दिया जाए कि विज्ञान मातृभाषा में एक चैप्टर अगर जोड़ दिया जाए, है जरूर मातृभाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, सुनीति बाबू, जगदीश बोस या एस.एन. बोस, सारे लोगों ने कहा मातृभाषा में ही हिंदी का, मातृभाषा में विज्ञान का प्रयोग हो सकता है। आपने डॉक्टर साहब ने बताया कि विज्ञान विज्ञान में, साइंस में कोई भाषा नहीं है। जैसे हम मन में जो सोच रहे हैं तो उसकी भाषा की क्या जरूरत है? हम स्वतः जो अपने मन से हम उजागर कर सकते हैं। तो उस प्रकार हम सोचें, इस मंत्रालय हम आगामी दिनों हमसे भी मदद लें, बराबर इस प्रकार के बैठक हो। फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस जो ये बैनर लगा है वो बुरा मत माने, सबसे क्षमा मांगता हूँ। ये अगर हिंदी में कहीं होता तो मुझे अच्छा लगता। इसके साथ साथ पूरा मत माने, मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस नहीं, मैं क्षमा मांग कर ही कह रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब के पीछे मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस, अगर कोई विदेशी आता है तो क्या करें? हम मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस हिंदी का ही फोकस है। इस प्रकार न हो, टिप्पणियाँ की जाती है। मैं टिप्पणी के लिए नहीं कहा, मैं इसलिए कहा कि इस प्रकार के काम मैं पिछले बैठक में भी था, आज के बैठक में भी हूँ। 3 साल में जितनी बैठकें होंगी मैं अपने कामों को बाजू में रखकर मैं आऊँगा, ये मैं कहूँगा। और आप हस्ताक्षर करते कभी हिंदी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और एक मुहिम चला था, हम दिल्ली में भूख हड़ताल की।
उसमें हम हिंदी में हस्ताक्षर करें या हम अपने देवनागरी लिपि में या मातृभाषा में हस्ताक्षर करें। और यूएनओ में आधिकारिक भाषा बनाने के लिए हमने मुहिम छेड़ के रखा है। उसके लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं कि यूएनओ में हिंदी आज तक आधिकारिक भाषा नहीं है, तो वो सब प्रयास होंगे। हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, 75 साल हम मनाने जा रहे हैं, वो सब भी अपने आप स्वतः अगर हो जाए तो किसी को ये कहने की जरूरत नहीं आप हिंदी में बोलो, हिंदी में हमें हिंदी नहीं आती, अपने आप ही सीख जाएंगे। उनका मन की भाव है अपने आप उजागर हो जाएगा, क्योंकि मन को कोई रोक नहीं सकता। चोट लगने पर माँ ही हम पुकारते हैं, अगर चोट लगे तो हम माँ कहते हैं, आप बचाओ कहते हैं, उसमें कोई भाषा नहीं है। हम इस मंत्रालय को, ये मंत्रालय सबको दिशा दे, रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय सभी को दिशा दे। और डॉक्टर साहब से यही मेरा अनुरोध है कि आप दिशा दें। धन्यवाद। आप वचन दवा आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये नियमता से इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद मंत्री जी ने ये अपने नियत समय पर बैठक बुलाई है, जिसके लिए मंत्री जी का हिंदी प्रेम और उनकी प्रतिबद्धता नजर आती है। उसके लिए बहुत सराहनीय सर। कल 5 जून अभी जो हमारे मंत्रालय ने पिछली बार से परंपरा शुरू की है कि अभी भेंट स्वरूप होने के वृक्ष या पौधा दिया जा रहा है, तो सर ये बहुत ही सुंदर परंपरा है। अभी हम लोग अगर कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को अपना यही बनाना चाहिए कि पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, तो हमें अपने उपहार स्वरूप इसी तरह के पौधे या उनके बीज, जहाँ पौधे की जरूरत है वहाँ पर उनके बीज भी दे सकते हैं, और उनको किस तरह से बनाना है इसको भी हम आगे दे सकते हैं। क्योंकि कल यानी 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है, जिसको इस साल पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं। और इस बार की मेजबानी स्वीडन ने +50 में की है, मेजबानी स्वीडन ने की है और उसकी +50 क्योंकि 50 साल हो गए थे तो उसको मनाया गया। तो इसलिए हमें भी एक संकल्प लेना है कि जो हमारा विश्व है उसको हरियाली के लिए हमें और अधिक सुंदर प्रयास करने हैं और सुंदर प्रकृति में विश्व की संरचना करनी है। इसी संदर्भ में मैं सारे चीज़ों दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। विश्व की वसुंधरा को रखना है हरा भरा, कंक्रीट का जाल नहीं चाहिए, नदियाँ पर्वत वृक्ष। इसके अतिरिक्त अभी 2-4 दिन पहले लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा के परिणाम आया था, जिसमें कि 749 चयनित अभ्यर्थी चयनित किए गए। यहाँ पे मैं महिला शक्ति को भी एक बार प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे महिलाएं तत्परता से कार्य करती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका वर्चस्व इस प्रतियोगिता में भी रहा। मैं सर इस पे आती हूँ कि अभी प्रवीण कुमार जी ने कहा कि प्रांत की भाषा, प्रांतों से प्रांत नहीं होना चाहिए, केवल हिंदी है, हिंदुस्तानी। इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारी स्थानीय भाषा है, हिंदी का तो हम प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्थानीय भाषा है उनको भी पूरा सम्मान देना, तभी स्थानीय लोग हमारे और हिंदी को समझेंगे, जानेंगे। अन्यथा अपनी मातृभाषा और केवल हिंदी अंग्रेजी इसी विषय को अपनाएंगे और इसमें आगे कार्य करेंगे। लेकिन क्योंकि आज की हिंदी विश्व बाजार की भाषा बन चुकी है, इसलिए हमें इस प्रक्रिया में अनुवाद की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। अभी उप समिति की 2 हमारी वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, आपको जी और तिवारी जी को पता है, वो भी इसमें शामिल थे। तो उसमें यही हुआ था कि जो वेबसाइट और ये कार्यपट्टियाँ और ये सब है, ये हर क्षेत्र में, देश के हर क्षेत्र में द्विभाषी होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें ख और ग को जोड़ना है तो वहाँ पर त्रिभाषा होगी। तो त्रिभाषा में अगर हम ख और ग क्षेत्र में उनकी भाषा को सम्मान देते हुए पहले वहाँ की क्षेत्रीय स्थानीय भाषा, उसके बाद हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी रखते, तो इसमें हमारी हिंदी का कोई कमी नहीं हो रही है कि हमारी हिंदी को हमें प्रथम रखना है। प्रथम आएगी हिंदी, क्योंकि वो स्वतः ही जब उनके अंदर अच्छी तरह से हृदय में विकसित हो जाएगी, जब वो उसको हृदय से अपना लेंगे तो वो हिंदी में ही कार्य करेंगे और स्थानीय
स्थानीय भाषा भी अपने आप में पूर्ण भाषा है और जितनी तरह भाषाएं जीती जाए, सीखी जाए, समझी जाए, वो सबसे अच्छी बेहतर है। तो लेकिन अनुवाद प्रक्रिया में एक समस्या है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, क्योंकि इसकी भाषा तार्किक एवं सार्वभौमिक है। विज्ञान की भाषा का मतलब है कि विज्ञान की भाषा की विशेषता है कि उसकी पारभाषिक शब्दावली, उसका पूर्ण ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। साथ साथ जिस भाषा में वो कर रहे हैं हिंदी, उसका भी उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान सूत्रबद्ध तरीके से लघु रूप में अपने तथ्यों को स्पष्ट करता है। तो अगर सूत्रों का हवाला न देते हुए उसका जब अनुवाद किया जा रहा है तो अगर वो कुछ हमने भाषा के अनुसार कर दिया तो उस अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अनुवादक को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और सर इसके अलावा मैं कहना सुझाव देना चाहूँगी कि विज्ञान पारभाषिक शब्दावली उसको भी ई कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाए, ताकि उसका अच्छी तरह से सभी कर्मचारीगण अच्छी तरह से उसका और शीघ्रता से कागज संपादित करना है। यहाँ मैं देखती हूँ, मैंने ये देखा, इसके अलावा मेल पे वापस पहले पहुँच चुका था सारा यहाँ का इसका, तो उसमें मैंने देखा कि सब और अभी भी सब लोगों ने कहा है कि जो हमारा हिंदी पखवाड़े में पुरस्कार राशि है उसको थोड़ा बढ़ाया है। तो सर इस संदर्भ में मेरे थोड़े से विचार भिन्न हैं। मैं चाहती हूँ कि पुरस्कार राशि अगर बढ़ा सकते तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उसके साथ में हम हिंदी शब्दावली, कामिल बुल्के की शब्दावली वगैरह इस तरह की पुस्तकों हम उनको पुरस्कार में ऐड कर जोड़ दिया जाए उनको देने। हम वर्ष भर प्रतियोगिता करते हैं, हर तिमाही में हम किसी भी तरह का कोई व्याख्यान रख सकते हैं, पर्यावरण संबंधी किसी विशेषज्ञ को बुला सकते हैं व्याख्यान के लिए। आधा घंटे के लिए व्याख्यान रखिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सबकी सीट में बहुत कार्य है, उतना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। एक साथ पूरे मंत्रालय को भी जोड़ सकते हैं, उसके लिए विभागीय व्यवस्था की जाए और कोई व्याख्यान किया जाए जिससे कि हिंदी से संबंधित हो और काव्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, किसी स्वच्छता से संबंधित किसी को बुला विशेषज्ञ को बुला सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी विशेषज्ञ को बुला सकते हैं, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य के लिए कार्य करना अपनी एक जगह है, लेकिन स्वास्थ्य को भी पूरा रखना हमारे अपनी जगह पे एक है। तो अभी हमारा कार्य किया, जितना भी कार्य किया गया इसमें दिया हुआ है कि पिछले या पिछले से 2 साल पहले 3 साल पहले इस तरह का समिति के पहले क्या उनका समिति पे उस पर कोई विवेचना करते हैं कि वो कार्य किसी विभाग को जिससे संबंधित विभाग का उसको भेजा गया, लेकिन भेजने के बाद में क्या हमने उसका दोबारा फॉलो किया है, वो कार्य हुआ या नहीं, उस विभाग की क्या प्रतिक्रिया अपनी प्रकट की है। तो इसके बारे में भी अगर दोबारा से किया जाए कि वो कार्य जो हमने यहाँ से भेजा विदेशी तो नहीं हो गया, कि हमारी बैठक खत्म हो गई और हमने अपना, क्योंकि विभागीय कार्य हम दे चुके हैं विभाग संबंधित विभागों के पास, वहाँ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, किस स्तर तक पहुँचा है, ये भी एक बार अगर साल 2 साल पुराने समिति बैठकों का भी विवेचना की जाए तो इसमें सब अच्छा होगा। अब बहुत छोटी सी एक बात है कि तिमाही जो हमारी ये कार्य होता है हिंदी का, उसमें अगर तिमाही मूल्यांकन किया जाए, तिमाही कार्य की मूल्यांकन किया जाए, मैं समझती हूँ कि हर विभाग का एक मूल्यांकन होता होगा, तिमाही छमाही जो भी उन्होंने अपना एक रखा होगा, लेकिन अगर उसमें विभाग नहीं किया जाए तो उसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाए, मतलब एक विशेषज्ञ का कार्यक्रम, तो उसमें अगर आप लोग उचित समझे तो संसदीय सलाहकार समिति जो है वो तो आती है, इसके अलावा उचित समझे तो जो अभी सलाहकार समिति है उसमें से अगर आपको कोई लगता है उसमें से आप उनको भी मदद दे सकते हैं। और सर इन्हीं शब्दों के साथ में मैं किसी की अच्छी राष्ट्रभाषा बनने की प्रगति में आप कदम बढ़े और जल्दी से आप लोगों के इतने अच्छे प्रयास हो कि जहाँ हम मोदी जी के साथ रहे सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो देश में कभी सोच नहीं सकता था, तो ये तो हमारी मातृभाषा है, इसको राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उचित कदम शीघ्र उठाए जाए और जल्दी हम सब लोगों की प्रबल इच्छा है कि इसको हम राजभाषा बनाएं। धन्यवाद सर। अपनी मर्जी है कि
सनातन प्रेम संस्कारों का एक वरदान है हिंदी, और वही जो विश्व के आंगन में ये हिंदी की कुर्बाई लगा हिंदुस्तान का एक विजय अभियान है हिंदी, लगा हिंदुस्तान का बहुत सारे विषय हो चुके हैं और उसमें आवृत्ति भी हुई है विषयों की, तो मैं उन सारे विषयों को तो मैं छोड़ना नहीं अपने उसमें, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे आत्मनिर्भरता की रात जो होती है वो अंतर्निर्भरता के द्वारों से होकर निकलती है, ऐसे ही राष्ट्रभाषा का जो मार्ग है उससे कहीं ना कहीं मातृभाषा है, लोक भाषा है, जनभाषा है, वो सब मिलकर ही प्रशस्त करेंगी। उन्हीं द्वारों से, उन मार्गों से निकलकर राष्ट्रभाषा का कार्य होता है। ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक क्षेत्र अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, अभी तक मतलब उसके अवशेष दिखाई देते हैं जो निकलते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम राजभाषा की बात कर रहे हैं। केवल राजभाषा निश्चित रूप से बहुत सशक्त हो रही है। जो कार्य चल रहा है, मनोज आबूसरिया जी को सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, ऐसे अनेक पदाधिकारियों को मैं जानता हूँ, अनेक मंत्रालयों में जानता हूँ जो निरंतर कार्य कर रहे हैं राजभाषा के लिए, हिंदी के लिए। तो मुझे लगता है कि जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती है माननीय मंत्री जी, वो सांस्कृतिक गतिविधियां किसी भी भाषा को, किसी भी विषय को रसमय बनाने के लिए, रसमयता के साथ लोगों के मन तक पहुंचाने के लिए, जब तक रुचिकर नहीं होगा, जब तक मन तक बात नहीं पहुंचेगी, तब तक उसकी स्वीकार्यता नहीं बनती है, ऐसा मेरा मानना है। आज टीवी चैनलों को आप देखिएगा, मैं कवि होने के नाते इस बात का, क्योंकि टीवी चैनलों पर जाना आना होता है मेरा, तो उसमें आज जीएनटी टीवी चैनल है, देखते देखते उसने एक कवि सम्मेलन शुरू किया, जीएनटी कवि सम्मेलन, और उसकी टीआरपी बहुत ऊपर पहुंच गई। जी टीवी ने किया और भी अनेक चैनल इस तरीके के को लेते हैं। तो सांस्कृतिक गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां जो रुचिकर होती है या कहीं लोगों के मन को छूती है, वो निश्चित रूप से लोगों के मन तक पहुंच के उसको प्रवाह को रसमय बनाती है। ऐसे ही देश विदेश में जो भारतीय लोग रहते हैं, उनके हृदय में जो भाषा प्रेम है वो देखने को मिलता है, वो अपनी अपनी भाषा से प्रेम करते हैं। मैंने कभी कहा था माननीय मंत्री जी कि रसों हिंदी संस्कृत की बेटी ये नितनित नई नवेली है, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल, मराठी, बंगला, उर्दू, पंजाबी अजमेरी है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सभी सहेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा है। और जब क्षेत्रीयता की बात आती है, आपने बहुत सही कहा, प्रांतवाद नहीं और वाद नहीं होना चाहिए। प्रांतीयता एक राजनीतिक वो रूप है भारत का, वो एक व्यवस्था की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अलग हो सकता है, लेकिन जब समग्र रूप से भारतवर्ष की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है, हमारे देश की राष्ट्र की बात आती है, तो ये सब विलीन हो जाते हैं, सब एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। तो मैंने कुछ यूँ कहा कि गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया या बंगाली, तेलुगु या बंगाली, असमी, पंजाबी या मराठी, मणिपुरी, मलयाली, भोजपुरी, मलयाली, छत्तीसगढ़िया, तमिल, मालवी, हिमाचली, गढ़वाली, हरियाणी, गढ़वाली, बलिदानों की परंपराओं वाला राजस्थान, अलग अलग भाषा भाषी पर सबकी एक पहचान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान में हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान की पहचान किससे है? जहाँ जहाँ से भाषा और संस्कृति गई, वहां से हिंदुस्तान गायब हो गया। तो इसलिए भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो हमको भाषा को सशक्त करना पड़ेगा। हम क्षेत्रीयता के उसमें मायाजाल में नहीं फंसे, वो विषय है, मातृभाषा का सम्मान होना ही चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हमारे कवि ने कहा था कि इतने वर्ष तो बीत चुके हैं, आगे की अभिलाषा क्या है? दुनिया हमसे पूछ रही है, भारत तेरी भाषा क्या है? तो अगर हम अपनी भाषा को पूरी विश्व में स्थापित करना चाहते हैं, यूएनओ में भी कंप्यूटर ने उसको आसान कर दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे सदस्यों ने उसकी बात की, द्विभाषीय वेबसाइट की, इसकी उसकी बात की, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आजकल सारा जो दुनिया इसमें सिमट के रह गई है मोबाइल में और कंप्यूटर में, तो कहीं ना कहीं उस विषय को रुचिकर बना के अगर आप आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि आज किताबों पे से ध्यान धीरे धीरे हटता जा रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, किताबों से ज्यादा इस पे जाके मतलब देख लेते हैं, गूगल बाबा गाइड कर देता है। तो ऐसे ही अपनी कोई वेबसाइट कुछ ऐसी मतलब डेवलप करें जिससे कि लोगों के और आजकल तो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होता है किसी विषय का, उसको रुचिकर बना के पहुँचाएं। और माननीय मंत्री जी, बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, बोलने को बहुत विषय है मेरे पास बोलने के लिए। एक तो मैं यही चाहता हूँ कि सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार थोड़ा सा इसके भाषा के प्रचार प्रसार में सहयोग बने। और मैं क्षमा चाहते हुए कहना था, एजेंडे में नहीं
नहीं था, लेकिन विषय आ गया तो मैं करता हूँ। मैंने एक राजभाषा गीत लिखा था, उसको संगीतबद्ध करके प्रस्तुत भी करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं। तो 1-2 मिनट का है, अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं उसको प्रस्तुत कर देता हूँ, राजभाषा गीत। आपका आभार भी व्यक्त करना चाहेगा। वो सोचेंगे कि क्या बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम और फिर किसी दिन आपके दर्शन करके बहुत और विषयों को मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से भी और अन्य सरकारी और सभी गैर सरकारी सदस्यों को आने मेरा प्रणाम और जो पुरस्कार ग्रहीता हो उसको मैं अभिनंदन करती हूँ। भाषा अपने भाव का आधार होता है, इसलिए भाषा का विकास केवल विकास स्तरों में नहीं है, नीचे स्तर से आने से भाषा का विकास और भाषा का संवर्धन होता है, यही मेरी विचार है। इसलिए हम आज इसके तकनीकी युग में सेल फोन एक अपने समाज में एक अनिवार्य चीज बन गया है। इसलिए इसी सेल फोन को हम भाषा को हम हिंदी भाषा का उपयोग करते समय ज़्यादा से तकनीकी शब्दों को हम अंग्रेजी में ही बता सकते हैं। इसके स्थान पर हम हिंदी भाषा में इसको क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना पर उदाहरण के लिए सेल फोन को करवानी क्यों नहीं बोलना। इसी प्रकार पावर बैंक को ऊर्जा निधि, इसी प्रकार चार्जर को ऊर्जा चालक। इसी प्रकार हम तकनीकी शब्दों को जैसे आज बच्चे से लेकर बूढ़ेपन तक इसके सेल फोन को उपयोग करते हैं। इसलिए इसी प्रकार की तकनीकी शब्दों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में इस्तेमाल किया है तो भाषा शीघ्र ही विकास होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पाठशाला स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक उसी तकनीकी शब्दों को अनुदित करने का प्रयत्न आपके ओर से और सरकार के ओर से करना चाहिए। इसके लिए और एक बात है कि GAS ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में ज़्यादा जापान की छात्र हिंदी के ओर अधिक आसक्ति दिखाई है। मैंने 5 दिन के पहले एक दैनिक में यह समाचार सुना, इसलिए मैं कहता हूँ हम ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी शब्दावली को हिंदी में अनुवाद करें।
यही अंग्रेजी भाषा हम कहने पढ़ने भी सभी सीख सकते हैं, क्योंकि आज जीवन अंग्रेजी बन गया है। पर अपने जीविका के लिए हिंदी की आवश्यकता है। अगले आने वाले विरासतों को अपने भाषा, अपने भारत की राजभाषा क्या बोलना सीखता है। इसलिए हम अपने भाषा को विकास किया, अपने जाति को विकास करना और अपने अस्तित्व को खोने के बिना रहना चाहता हूँ। इस अवकाश देने वाले के हम सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो औपचारिक तौर पर मुझे स्वागत अभिनंदन करना है। हमारे आदरणीय सांसद टामटा जी को किसी कारणवश जाना पड़ा। अन्य हमारे माननीय सदस्य, वास्तव में ये बैठक का आयोजन आप ही के विचार सुनने के लिए किया जाता है, क्योंकि आप हमारे इस विषय को लेकर के विद्वान भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं, और आप हमारे लिए सूत्रधार का भी कार्य कर सकते हैं कि किस प्रकार हम ये जो प्रयास है हिंदी को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहन देने का, इसको किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए अपेक्षा यही रहती है कि हम आपकी बात सुने, और यदि हमारे मन में कोई इस प्रकार की शंका आए या कुछ और समझने की आवश्यकता महसूस हो तो आपसे पूछ सकें। और जैसा आपने स्वयं देखा होगा, संयोगवश इस समय हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष भी मना रहे हैं। और आप यदि पीछे लौट कर के देखें तो इन 8 वर्षों में इस विषय को लेकर के बहुत प्रगति हुई है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे आज की बैठक का आयोजन 3 ऐसे उच्च अधिकारी कर रहे हैं जो स्वयं हिंदी भाषी नहीं है मातृभाषा से, परंतु इस प्रकार की प्रतिबद्धता है इस विषय को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, और जैसे हमारे कविराज जी कह रहे थे कि भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए प्रत्येक बिंदु को सुरक्षित रखना, प्रज्वलित रखना और जीवित रखना, इस पर प्रयास निरंतर जारी है। अब जहाँ तक हम प्रशासन में हिंदी भाषा के उपयोग की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी और भाषा का तिरस्कार कर रहे हैं या निरादर कर रहे हैं। और कहीं कहीं ये धारणा चली जाती है कि जो हिंदी भाषी नहीं है वो शायद देशभक्त नहीं है। तो ये भी एक, मुझे लगता है कि बहुत अनिवार्य है, हम सब के लिए दायित्व। भले ही मैं हिंदी कितनी शुद्ध बोलूं, लेकिन मेरे अंदर इतना साहस और निष्ठा होनी चाहिए कि जो हिंदी नहीं बोलता उसकी भी देश के प्रति उसी प्रकार प्रतिबद्धता और समर्पण है जैसा मेरा है, कि शायद ना हो मेरा इतना। लेकिन इसीलिए हमने इसको राष्ट्रभाषा नहीं कहा, हमने इसको देश भाषा नहीं कहा, हमने इसको देशभक्ति भाषा नहीं कहा। इसको बड़ा सोच समझ करके नाम दिया गया राजभाषा का, अर्थात राज्य सरकार या प्रशासन के कामकाज करने वाली भाषा। क्योंकि उसमें कठिनाई ये थी कि कोई एक ऐसा भाषा होनी चाहिए जो एक सामान्य, एक कॉमन लिंक का काम करे। तो उस समय जब भाषा नीति बनाई गई तो ये पाया गया, जो शायद आज भी यदि हम उसके आंकड़े एकत्रित करें तो शायद आज भी उसी प्रकार की स्थिति होगी कि सर्वाधिक जनसंख्या हमारे देश में हिंदी भाषी लोगों की थी। भले ही वो मातृभाषा के रूप में बोलते थे या फिर मातृभाषा नहीं थी तो वैसे बोलते थे, लेकिन समझते भी थे। भले ही दूसरी भाषाओं में साहित्य की या कविता का या उसकी विरासत में किसी प्रकार की कोई कमी थी, उसका अर्थ ये नहीं है। अब हमारे साथ
डॉक्टर रविचंद्रन जी बैठे हैं, जो भाषा ये बोलते हैं, मुझे लगता है तमिल और बांग्ला भारत की साहित्य में सर्वश्रेष्ठ भाषाएं मानी गई। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी भाषा को किसी को कम स्तर पर माना गया या उसकी भारत के साथ उसका जुड़ाव कम पाया गया। ये मात्र एक व्यवहारिक निर्णय था। और अब चूँकि समय आ गया है कि व्यवहारिक तौर पर अपनी भाषा का उपयोग करने के लिए, जैसे बहन जी कह रही थी, हम अंग्रेज़ी भाषा का ज़्यादा करने लगे, क्योंकि वो तो किसी भी प्रकार से भारत की भाषा नहीं है। तो इसलिए शायद ये विचार आया कि इस बात पर बल दिया जाए कि अगर कार्यालयों में कामकाज में उपयोग होना ही है तो अंग्रेज़ी के बजाय हिंदी का क्यों ना हो। लेकिन कदापि ये संदेश ना जाए कि क्षेत्रीय भाषा अथवा अन्य भारतीय भाषा को नकारा जा रहा है या उससे, क्योंकि अधिकतर विवाद जो आप कहते हैं प्रांतवाद तक तो ठीक है, लेकिन जो विवाद है वो ना खड़ा हो। कई बार हमारे मुंह से भी ऐसी कोई कथन निकल जाता है। और इसलिए जहाँ तक हमारे विभाग का संबंध है, ये विज्ञान का, इसमें एक और चुनौती आने वाले समय में रहेगी कि किस प्रकार साहित्य का निर्माण करना, विज्ञान के साहित्य का, लिखित सामग्री का निर्माण किस प्रकार हो। तो जैसा आपने कहा कि इसका अनुवाद इतना सरल नहीं है, और अनुवाद इस प्रकार हो कि उसका भावार्थ हो। शब्दार्थ लेकर के अगर यदि हम अनुवाद करें तो शायद हम उन लोगों के साथ अन्याय करेंगे जो उस अनुवाद के लाभार्थी होने वाले हैं। अर्थात यदि हम ये सोचें कि हम इसका हिंदी में अनुवाद इसलिए कर रहे हैं कि किसी बड़ी परीक्षा में ये भी भाग ले सकें, परंतु यदि अनुवाद में कमी रह जाए तो उनके अंकों में की दृष्टि से यदि उन्हें नुकसान हो तो हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। उसके विपरीत यदि वो अंग्रेज़ी में ही परीक्षा में बैठते तो शायद अधिक अंकों से उत्तीर्ण होते और हम उस अन्याय के पाप से बच जाते। इसलिए इसमें बहुत सोच समझ करके, क्योंकि इसमें अनुवाद का एक बहुत बड़ा विषय, बड़ी चुनौती है, और शायद उसके लिए अब प्रयास ये किया जा रहा है कि अनुवादक जो हैं वो भी विज्ञान के जानकार हों या उस विषय के जानकार हों। लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी प्रगति हुई है। हमारे कुछ एक विभाग है जो इसी विषय से पे काम करते हैं, अनुवाद के विषय पर या विज्ञान साहित्य के निर्माण के विषय पर। बहुत सी पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं और दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रकाशन के बाद उसमें सुधार होता है पिछले प्रकाशन की तुलना में। और दो व्यवहारिक बातें जो यहाँ आई हैं कि हर 3 मास में कोई ना कोई गतिविधि रहे, तो मुझे लगता है इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हम इसका कैलेंडर बना देंगे। हम अपने मंत्रालय से किसी अधिकारी को कहेंगे कि वो ये दायित्व संभाले और हर 3 मास के बाद जो गतिविधि करनी है उस गतिविधि की जिम्मेवारी भी हम एक माननीय सदस्य को दे देंगे कि हमारे पास इतनी प्रतिभा है, इतनी अनुभूतियाँ हैं, तो इनका हम पर्याप्त लाभ ले सकें। यानी कोई ऐसा विषय है जिसमें शास्त्री जी ज़्यादा अच्छी तरह से उसमें मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, उसके आयोजन में हमें कुछ एक सलाह भी दे सकते हैं या उसका स्वरूप कैसा है, तो इन्हीं के ज़िम्मे रखा जाए और हम हमारे लोग भी जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार मैडम हैं, स्वयं साहित्यकार भी हैं, कोई इस तरह का विषय है। हमारी बहन जी हैं, अनुवाद के विषय में काफ़ी काम सूझबूझ रखती हैं। कभी कविता की गोष्ठी हो, विज्ञान की ही कविता, आखिर कविता करते करते तो ये विभाग बना। नहीं, ये मैं आपके साथ अलग से बैठूंगा, क्योंकि छोटा मोटा गुनाह मैं वो कर चुका हूँ जो आप कर रहे हैं कविता का। तो देखा जाए तो जब आप कह रहे थे बात, तो बहुत दूर का रिश्ता नहीं है। एक विषय है कविता से विज्ञान की यात्रा। आज हम अंतरिक्ष पे पहुँचे, चांद पर पहुँचे, लेकिन जब हमने यात्रा आरंभ की थी, अमेरिका लैंड होने वाला था
रूस का एक व्यक्ति ऊपर घूम रहा था और हम गा रहे थे चंदा मामा दूर के। तो वो कविता गाते गाते ही हम पहुँचे। तो भारतवासियों की ये बड़ी, वो सुबह शौच से लेकर के गंभीर से गंभीर काम करने तक गीत कविता का उपयोग करते हैं और बड़ी प्रभावी ढंग से करते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये, यदि गंभीर बात की जाए तो वो भी एक प्रचार प्रसार का माध्यम रहता है। यदि विज्ञान को हम हिंदी कविता के रूप में प्रसारित करने का प्रयास करें ताकि उसकी लोकप्रियता बढ़े। कहने का संक्षेप में यह था कि हम आपकी प्रतिभा को और अधिक उससे लाभ ले सकें। और जो आपने बताया कि एक 3 मास के बाद या 6 मास के बाद अगर बैठना हो, यदि ये आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे हम अधिकारी लोग बैठें यहाँ पर, कुछ एक विभाग के लोग इनके साथ बैठ जाएं ताकि समय समय पर हम कोई नई जो गतिविधियाँ उनके विषय में भी, और जो वातावरण में कुछ नई बातें आती हैं, जो कोई नए बिंदु आते हैं, उसको लेकर के भी हमें आप अपनी राय भी दे सकते हैं। बाहर भी हो जाए कोई कार्यालय बाहर हो, दिल्ली से बाहर की कार्यालय की बात सोची गई थी, लेकिन वो आपका शायद प्रावधान नहीं है। गृह मंत्रालय का ऐसा निर्देश है कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक जहाँ तक संभव हो दिल्ली में ही किया जाए। हाँ, वो बात थी। वरना ये जो पृथ्वी विभाग है जिसके मालिक डॉक्टर रविचंद्रन है, इसका साम्राज्य बहुत फैला हुआ है। तो ये साम्राज्य पूर्व में उड़ीसा तक है, दक्षिण में तमिलनाडु तक। वहाँ इनके 2-3 संस्थान हैं, बहुत बड़े संस्थान हैं, क्योंकि समुद्र विज्ञान में बहुत सक्रिय तौर पर कार्य चल रहा है। पौंडीचेरी में भी इनका है, परंतु जैसे ये कहते हैं कि नियम ऐसा है कि इसकी बैठक यहीं पर रखनी है। दिल्ली में तो स्थान बदल सकते हैं ना, तो अगली बार किसी दूसरे स्थान पर बैठक भी करिए और भोजन भी करिए। एक बार होटल में भी करते थे, जीएसटी में हो सकता है, करेंगे, होटल में भी कर सकते हैं। जी तो मुझे लगता है कि यदि और किसी को कुछ नहीं कहना है तो हम समापन करें इसका। बस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में आज आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक राजभाषा हिंदी को उसकी गरिमामय स्थान दिलाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें न केवल सरकार के प्रतिनिधि अपितु हिंदी भाषा के प्रेमी गैर सरकारी सदस्य भी एक मंच पर आकर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गहन विचार करते हैं और अपने मूल्यवान सुझावों से हमें अनुग्रहित भी करते हैं। इन बैठकों से प्रेरणा लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और पृथ्वी विज्ञान विभाग और हमारे समस्त संस्थान सदैव प्रयासरत रहते हैं कि हिंदी भाषा को हम उसी गौरवशाली स्थान पर विराजमान कर सकें जिसकी वह अधिकारी है। हमारा सतत प्रयास रहता है कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। माननीय मंत्री जी के हम सभी आभारी हैं। आपने न केवल अपना मूल्यवान समय इस बैठक के लिए दिया, बल्कि अपनी प्रेरणादायी उपस्थिति से हम सभी का उत्साह बढ़ा भी किया। आपके अनन्य सुझावों ने हम सभी का पथ प्रदर्शन किया है और हमें राजभाषा हिंदी के आगामी प्रयोग के लिए
प्रेरित भी किया है। मैं आशा करती हूँ कि आगे इसी प्रकार आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ ही मैं आभारी हूँ आप सभी उपस्थित सदस्यों की। आप अपने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल कर देश के विभिन्न विभागों से इस बैठक में शामिल हुए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके मूल्यवान सुझावों से प्रेरणा लेकर और उन्हें कार्यान्वित करने की हम सभी अपने अपने कार्यालयों में हिंदी राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदम उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आज की बैठक में आपके द्वारा प्रकट किए गए सुझाव और विचार हमने नोट किए हैं और निश्चय ही उन पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी ताकि राजभाषा हिंदी की प्रगामी प्रगति सुनिश्चित की जा सके। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी कृषि विज्ञान मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिन्होंने इतने कम समय में बैठक का भव्य आयोजन किया है। साथ ही मैं अपने विभाग सहित समस्त विभागों के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बैठक के आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर बैठक की सफलता सुनिश्चित की है। एक बार फिर बैठक में उपस्थित सभी व्यक्तियों को हार्दिक धन्यवाद। सर